हेलो एवरीवन। भूगोल की इस क्लास में आपका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट की इस सीरीज में हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विशेष क्षेत्र, विकास। इन सब के साथ साथ हम सब भौतिक भूगोल के प्रकृति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अध्ययन करने के लिए। मैं डॉक्टर दोरेंद्र रावत आप सबको इस टॉपिक पर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि भूगोल क्या है। अपन भूगोल कहते हैं किसे, भूगोल क्या चीज़ है। तो हम सब भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि पृथ्वी आखिर है क्या, पृथ्वी की आकृति कैसी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष से पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है। तो कुछ लोग पृथ्वी को गोलाकार बोलते हैं, अंडाकार बोलते हैं या संतराकार बोलते हैं। क्या वाकई में पृथ्वी की आकृति ऐसी है या इसका कोई शेप या इस शेप की कोई नाम भी है? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी का एक विशिष्ट आकार है जिसका एक भौगोलिक नाम भी है। उसका नाम है जियोड। तो पृथ्वी की जो आकृति है उसे हम जियोड बोलते हैं। जियोड में पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और किनारों के आसपास गोलाई लिए हुए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी और किनारों पर गोलाई लिए हुए है। तो यही आकृति पृथ्वी की है। इसके अलावा आप जैसे चित्र में देख रहे होंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई दे रही है। इसका मेन कारण यही है कि पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल स्थित है, इसी वजह से ये नीली दिखाई देती है। और इसके अलावा इसे जलीय ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि स्थल से ज़्यादा इसमें जल स्थित है। अब आपने ये कल्पना की है कभी कि अगर पृथ्वी पर से अगर जल हटा दिया जाए तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? चलिए देखते हैं। अब अगर पृथ्वी के ऊपर से संपूर्ण जलों को हटा दिया जाए, सूखा दिया जाए, तो पृथ्वी की जो आकृति है वो इस तरह की दिखाई देगी। तो पृथ्वी का जो मेन दड़ स्थल खंड है वो इस तरह का है। फिर जब इन खड्डों में पानी भर जाता है तो पृथ्वी गोलाकार दिखाई देती है। इसके बाद है जब अपन भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में प्राचीन काल से बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती आई है। भूगोल आज एक विस्तृत विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुका है। प्राचीन काल में जब भूगोल विकसित हुआ था उस वक्त भूगोल के अंदर बहुत कम विषय शामिल किए जाते थे, पर धीरे धीरे भूगोल का विकास होता गया और उसमें बहुत सारे विषय आके जुड़ने लग गए, जिसके कारण भूगोल की जो विषय वस्तु है वो बहुत अधिक बढ़ गई। इसी को ध्यान में रखते हुए भूगोलवेताओं ने यह तय किया कि भूगोल को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। तो भूगोल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त भौतिक या भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही मानव भूगोल में पृथ्वी पर स्थित वे सभी पर्यावरणीय तत्व जो कि मानव को प्रभावित करते हैं या मानव उनको प्रभावित करता है, इन सब का अध्ययन अपन मानव भूगोल में करते हैं। तो भूगोल की 2 शाखाएं हुई। हम सब भूगोल में इन 2 ही तत्वों या विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम जो सब्जेक्ट लेंगे वो है भौतिक भूगोल, क्योंकि भौतिक भूगोल की सीरीज है, इसलिए अपन सिर्फ भौतिक भूगोल ही पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में आके भौतिक भूगोल ही आता है। अब जब भूगोल का नाम लेते हैं तो मन में ये उत्पन्न होता है कि आखिर भूगोल का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो जो पहले जितने भी विषय थे वो बहुत ही बिखरे हुए थे, उन सबको कुछ विद्वानों ने इकट्ठा किया और क्रमबद्ध तरीके से उन्हें संकलित किया गया। तब से ये विषय एक नए नाम से जाना लगा। प्राचीन काल में यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज ने भूगोल को एकत्रित किया, संगठित किया और उसे नया नाम दिया गया। और इस जो भौगोलिक वातावरण के तत्वों को अध्ययन करने का एक विषय बनाया, इस विषय का नाम उन्होंने भूगोल रखा। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया। इसी वजह से भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात कि भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज है। ये कई बार आ भी जाता है। तो अपन अब भूगोल की दो शाखाओं में से ये भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे अपन। हमारी पूरी सीरीज भौतिक भूगोल पर ही आधारित है। बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में भौतिक भूगोल आता है। इसका जो पहला टॉपिक है जो कि अपन ने पहले बताया था उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आती है कि आखिर भौतिक भूगोल क्या होता है, आखिर इसका अर्थ क्या, अपन कहते किसे हैं। तो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भौतिक भूगोल का अर्थ। भूगोल की दो शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल है। वर्तमान समय में भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल के क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके मध्य पारस्परिक क्रिया एवं अंतर संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। ये एक बहुत ही साफ और सीधा सा अर्थ है भूगोल का। अब जैसे इसमें स्थलमंडल दे रखा है तो अपन स्थलमंडल में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, स्थल से संबंधित सभी स्थल रूपों का अध्ययन इसमें अपन करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि। जलमंडल के अंदर जल से संबंधित सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे जल, धाराएं, लवणता, दबाव, तापमान आदि। वायुमंडल में अपन वायु से संबंधित समस्त चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे वायु, तापमान, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मौसम, जलवायु आदि। जीवमंडल, जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों की स्थितियाँ पाई जाती है और उस स्थान पर जहाँ पर जीवन विकसित होता है उसे अपन जीवमंडल कहते हैं। वहीं पर जीवमंडल में ही प्राणी और वनस्पति का विकास होता है। तो जहाँ पर तीनों मंडल मिलते हैं वहाँ पर अपन जीवमंडल का अध्ययन करते हैं और जीवमंडल विकसित होता है। इसके अलावा भौतिक भूगोल में हम थोड़ा बहुत पृथ्वी की ग्रहीय दशा का भी अध्ययन करते हैं। तो इस सारी चीज़ों से स्पष्ट होता है कि भौतिक भूगोल में हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जीवमंडल के अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन परिभाषा की तरफ। भौतिक भूगोल की परिभाषा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक परिभाषा दी गई है। ये एक बहुत ही परफेक्ट परिभाषा है परंतु थोड़ी हार्ड है, फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। भौतिक भूगोल सामान्य रूप में कई पूर्व विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है। तो इस लाइन में देखिए आप, पूर्व विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय, यानी पहले जितने भी विज्ञान होते थे वो बिखरे हुए होते थे। कोई भी एक सामान्य विज्ञान या विषय नहीं होता था। एक ही व्यक्ति भौतिक भूगोल का भी अध्ययन करता था, रसायन विज्ञान का भी अध्ययन करता था और प्राणियों का भी अध्ययन करता था, बायोलॉजी का भी अध्ययन करता था। तो बहुत सारे विषय थे जो एक ही व्यक्ति करता था। तो इन सबको धीरे धीरे अलग अलग किया गया और इनमें से कुछ चीज़ें, सब विषयों में से कुछ चीज़ें ली गई, उससे भौतिक भूगोल को बनाया गया और समन्वय किया गया। मनुष्य के पर्यावरण पर सामान्य प्रकाश डालते हैं। जहाँ पर मनुष्य रहता है अपने आसपास चारों तरफ जैसा भी पर्यावरणीय तत्व या वातावरण पाया जाता है उसका अध्ययन अपन भौतिक भूगोल में करते हैं। स्वयं में विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल के भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों, जिनका चयन भूतल पर स्थानिक रूप में परिवर्तनशील पर्यावरण प्रभाव की व्याख्या के लिए किया जाता है, का समन्वय। तो भौतिक भूगोल में हमारे आसपास जितने भी भौतिक तत्व हैं उन सब में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो पहले कैसे थे, आज कैसे, वर्तमान में कैसे होंगे, इन सब का अध्ययन अपन भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। यही इसकी परिभाषा। अब जैसे कि अगर ये परिभाषा याद होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से छोटी सी या कोई ईजी सी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे पृथ्वी का समस्त अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। या दूसरी हो गई, पृथ्वी पर स्थित सभी भौतिक तत्वों का मानवीय संदर्भ में अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। या फिर पृथ्वी के भौतिक तत्वों का संपूर्ण अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। इसके अलावा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का भौतिक तत्वों के अनुरूप अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। ऐसे आप अपने हिसाब से परिभाषाएं लिख सकते हैं। अगर ये वाली याद होती तो अच्छी बात है, वरना अपने हिसाब से थोड़ी बहुत इजी करके लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अर्थ, परिभाषा
के बाद भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र आता है कि आखिर भौतिक भूगोल में हम अध्ययन किन तत्वों का करते हैं, किन विषयों का करते हैं। तो भौतिक भूगोल में मुख्यतः 4 प्रमुख विषय क्षेत्र आते हैं, जिसमें पहला है स्थल मंडल। अब स्थल मंडल तो आप सभी जानते होंगे, एक दृढ़ भूखंड होता है जिस पर हम सब रहते हैं। इसी स्थल का हम सब अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा स्थल मंडल पे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि सभी पाए जाते हैं। तो बहुत सारे स्थल रूप पाए जाते हैं, उच्च पाए जाते हैं। इन्हीं सभी का अध्ययन अपन स्थल मंडल में करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से स्थल मंडल को 3 प्रमुख भागों में, श्रेणी में बांटा गया है। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। स्थल मंडल के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि। और जो अंतिम तृतीय श्रेणी के उच्चावच है, तो इसके अंतर्गत स्थल मंडल में हम अपक्षीय और अपरदन से निर्मित जो स्थल रूप होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो स्थल मंडल को 3 श्रेणी में बांटा जाता है: प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। चलिए आगे चलते हैं। स्थल मंडल के बाद इसका दूसरा विषय क्षेत्र है जल मंडल। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल विद्यमान है या स्थित है। तो सारा का सारा पृथ्वी का सबसे अधिक भाग जल से घिरा हुआ है। तो हम जल मंडल के अंदर जल की हर तत्व या भौतिक तत्व का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम जल की गतियाँ, जैसे धाराएं, तरंगे, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जल के भौतिक गुण, जैसे तापमान, दबाव, लवणता आदि का भी अपन जल मंडल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा सागर के ऊपर जो मौसम होता है, उस मौसम का भी हम जल मंडल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जल मंडल के बाद नंबर आता है वायुमंडल का। अब आपने देखा होगा, आप जहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसीय आवरण है, बहुत जो अपन को दिखाई नहीं देता। चारों तरफ एक गैस, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण वाला एक आवरण फैला हुआ है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों तरफ स्थित है। इसी गैसीय आवरण को हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की गैस हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन ही होती है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% हिस्सा बनाती है। शेष 1% अन्य गैसें पाई जाती है, जिनमें ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह आती है और कार्बन भी आती है। अब सवाल ये उठता है कि वायुमंडल आखिर पृथ्वी पर कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। अब आप अगर किताबें पढ़ेंगे तो प्रत्येक किताब में वायुमंडल की ऊंचाई अलग अलग दी गई है। किसी में 1000 है, किसी में 640 है, किसी में 10,000 है, किसी में 36,000 है, किसी में 60,000 है। तो ऐसे अलग अलग बुकों में अलग अलग ऊंचाई दी गई है। परंतु हम सब भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए वायुमंडल की ऊंचाई केवल 1000 किलोमीटर तक की होगी है। इसके ऊपर का अध्ययन हम नहीं करते हैं। तो हम सब के लिए 1000 किलोमीटर का वायुमंडल ही वायुमंडल होता है। इसके बाद आता है जैवमंडल। तो जैवमंडल के अंतर्गत हम पृथ्वी पर स्थित समस्त प्रकार के जीव, जंतु, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जो कि स्थल पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की जो ग्रह स्थिति है, अब क्योंकि अपन भूगोल में अपन पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी की ग्रहीय स्थिति का भी अध्ययन करते हैं। पृथ्वी कैसे चलती है, दिन रात कैसे होते हैं, वो कौन से सौरमंडल में, इन सब का अध्ययन अपन पृथ्वी की ग्रहीय स्थिति के अंदर करते हैं। तो जो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र वो इन्हीं 4 टॉपिकों के अंतर्गत घूमता रहता है। अगला टॉपिक है भौतिक भूगोल की प्रकृति। अब आपने देखा होगा भौतिक भूगोल की प्रकृति आखिर होती कैसी है, भौतिक भूगोल का अध्ययन कैसे होता है। तो जो भौतिक भूगोल की जो प्रकृति होती है वो होती है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब कोई भी तत्व हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। पहले उसका जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है और अंत में उसका अंत या समाप्ति हो जाती है। आपने अपने आसपास ही देखा होगा, जब आप सुबह उठते हैं तो सूर्य उगता है, दोपहर में सूर्य
अपने सिर पे आ जाते हैं और शाम को वो ढल जाता है। यानी दिन में भी सूर्य एक जगह स्थित नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। वैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के बाद गर्मी आती है, गर्मियों के बाद बारिश आती है, बारिश से मौसम परिवर्तित होता रहता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भौतिक भूगोल की प्रकृति परिवर्तनशील है। अब जैसा कि अपन अगर स्थल मंडल की बात करें तो प्राचीन काल में जितने भी अपने महाद्वीप हैं ये सभी एक स्थल के रूप में पाए जाते थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और संपूर्ण बाकी इलाका है वहाँ पर एक समुद्र फैला हुआ था जिसे पैंतालसा कहते थे। तो एक महाद्वीप और एक महासागर हुआ करता था। जैसे जैसे समय गुजरा पेंजिया में विखंडन हुआ और पेंजिया टूटकर विभिन्न महाद्वीपों में परिवर्तित हो गया। तो आज जो वर्तमान स्थिति है वो पेंजिया के अवशेष के रूप में, जितने भी अपने महाद्वीप है वो पेंजिया से टूटे हुए हैं। तो प्राचीन काल में पेंजिया एक दर्शतल खंड था, फिर वो टूटा, फिर दूर दूर गतियाँ हुई वर्तमान स्थिति में, और भविष्य में ये स्थिति भी बदल जाएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला जो नवीनतम है। पर प्रारंभ में इसी स्थान पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हुआ करता था और उसमें सागर स्थित था। उस सागर का नाम था टेथिस सागर। परंतु आज यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे पाई जाती है। तो प्राचीन काल में यहाँ पर एक समुद्र था, आज हिमालय, और भविष्य में ये हिमालय कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। तो भूगोल की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील होती है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई से भी पदार्थ हो, हमेशा परिवर्तनशील ही होते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन के अंदर कह सकते हैं कि भूगोल की प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। अब नेक्स्ट है भूगोल का विकास। ईसा से 300 से 600 वर्ष पूर्व भौतिक भूगोल का विकास हुआ। इसमें यूनानी और ग्रीक विद्वानों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें भौतिक भूगोल का विकास या जन्म हुआ। इसके बाद आता है अंधकार युग। अंधकार युग में बहुत ही धार्मिक और कट्टरपंथियों के कारण भूगोल के जितने भी सिद्धांत हैं उससे माना नहीं गया और धार्मिक सिद्धांतों को ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसकी वजह से भूगोल का विकास रुक गया। इसके बाद आता है खोज अन्वेषण का युग। इसमें भूगोल का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसमें साहसिक नाविकों द्वारा अनेक देशों की खोज की गई और बहुत सारे भौतिक तत्वों का विकास और अध्ययन हुआ। तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम युग था। और चौथा जो इसका भाग था वो वर्तमान युग है। इसमें सारे वैज्ञानिक तथ्यों का, तकनीक का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन करने में किया जाता है। तो प्राचीन काल से लेकर अब तक भूगोल काफ़ी विकसित हो चुका है। तो इसे 4 भागों में बांटते हैं: चिरसम्मतकालीन, अंधकार युग, खोज एवं अन्वेषण युग और वर्तमान युग। इसी के अंदर अपन भूगोल का विकास देखते हैं जो कि आज भी चल रहा है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, भूगोल भी अपना नया रूप स्थापित करता जा रहा है और विकास की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ये थोड़ा मैंने बहुत इजी करके बनाया ताकि आपको समझ में आ सके। इसके अलावा आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।